पुष्कर सिंह धामी ने परिचालन केंद्र का किया निरीक्षण। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की ली जानकारी। अधिकारियों को आपदा की स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। नए मतदाताओं पर पकड़ बनाने की दी टिप्स। 2022 की चुनावी रणनीति के लिए बनाई रणनीति। आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप आमने सामने। चौधरी ने कहा मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त। डोईवाला में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कार्मिकों को राज्य में आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं और आपदा से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी जाए, ऐसा सीएम ने निर्देश दिया है। आपदा की स्थिति में क्विक रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर सचिव आपदा प्रबंधन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। सीएम ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है। ऐसे में आपदा का खतरा भी बना हुआ है, जिसको लेकर सीएम धामी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया है। ओलावृष्टि से हुए क्षति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को राज्य में आपदा जैसी स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि आपदा से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी तुरंत ही उच्च अधिकारियों को दी जाए और आपदा की स्थिति में क्विक रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर सचिव आपदा प्रबंधन एस ए मुरुगेशन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूएसडीएमए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल जुगरान जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। राहुल जी, उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है, आपदा का खतरा बना हुआ है। ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड किसी भी आपदा से निपटने के लिए कितना तैयार है? जी, हमारा रूटीन में जो प्री मॉनसून मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो एज रेगुलरली हर साल की तरह इस बार भी बहुत डिटेल्स में हो चुकी थी। न केवल लाइन डिपार्टमेंट्स के अलावा बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के और मुख्य सचिव महोदय के अंडर में विभिन्न सेंट्रल एजेंसीज के साथ भी, जिसमें आर्मी आईटीबीपी भी इन्वॉल्व है, और डैम अथॉरिटीज के साथ भी, और सीडब्ल्यूसी और अदर एजेंसीज जो सेंट्रल एजेंसीज है लाइन डिपार्टमेंट के छोड़ के, उन सभी के साथ एक समन्वय बनाते हुए जो भी फोरकास्टिंग से लेकर रिवर मॉनिटरिंग और बराज मॉनिटरिंग के सिस्टम्स हैं, उनको रूटीन में ही एक्टिवेट करते हुए कोई अगर कमी पेशी हो तो उसको भी सॉफ्ट ट्यून किया गया है। राहुल जी, मुख्यमंत्री धामी ने भी परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को किसी भी आपदा जैसी स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि इस साल भी क्या सिर्फ आपदा प्रबंधन की सिर्फ बातें होगी या हकीकत में कुछ काम भी होगा? नहीं, मेरे ख्याल से साल दर साल कई सारी चीजों को लेके जो एक्टिविटीज कंटिन्यू रहती हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो पहाड़ी राज्यों में स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं फोरकास्टिंग के टाइम और स्पेस में,
जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक बहुत बड़े जनपद में स्पेसिफिकली प्रिडिक्ट करना कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होगा या अतिवृष्टि होगी। तो उस तरीके के चैलेंजेस को देखते हुए काफी सारा फोकस गत वर्षों में रहा है। SDRF को बहुत स्ट्रेंथन किया गया है स्टेट में, इक्विपमेंट और मैन पावर के तौर पर भी, और जो प्री डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है एसेंशियल इक्विपमेंट और मैन पावर के तौर पे, खासतौर से PWD और फूड एंड सिविल सप्लाईज का जो राशन का होता है, मेडिकल का होता है, वो सब साल दर साल कोशिश यही है कि जितना अच्छा रिस्पांस, जितना त्वरित रिस्पांस हो सके। लेकिन जैसे मैंने बोला कि पहाड़ी राज्यों का टेरेन के रिस्ट्रेंट्स के वजह से भी और स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस में कोई प्रेडिक्शन ना होने की वजह से कई बार वो चैलेंजेस हमारे को इस तरीके से होते हैं कि रिस्पांस फोर्सेस हैं उनके लिए भी मूवमेंट जो है पर्टिकुलर टाइम में बहुत जल्दी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार रोड टूटी होती है या फिर बहुत तेज वर्षा हो रही है तो उसमें रोड ब्लॉक वगैरह का संभावना बनती रहती है। बहरहाल कोशिश साल दर साल यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई करते हुए, न केवल कमेटी लेवल पे बल्कि बाकी मोबिलाइजेशन करते हुए जान माल को जितना कम क्षति हो सके उसको करने की कोशिश रहती है, और इस बार भी वही कोशिश बदस्तूर जारी है। शुक्रिया राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम धामी ने परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया है, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की उन्होंने जानकारी ली है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनावी समर में अभी से बूथ लेवल की तैयारी को लेकर पहाड़ में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल से नए मतदाताओं पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एक्टिव रहने की टिप्स देने में लगी है। बद्रीनाथ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक महेंद्र भट्ट भी लगातार सीमांत नगरी जोशीमठ के बीजेपी शक्ति केंद्रों में ताबड़तोड़ बैठक और मंथन शिविर का आयोजन कर अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने और नए मतदाताओं को पार्टी के प्रति झुकाव लाने के गुण सिखा रहे हैं, ताकि आने वाले 2022 के चुनावी रण में बीजेपी को एक बार फिर से सफलता मिल सके। तो विधानसभा चुनावों की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी की बूथ शक्ति केंद्र तैयारी बैठक हो रही है। नए मतदाताओं पर पकड़ बनाने की टिप्स दी जा रही है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल से नए मतदाताओं पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। उसी को लेकर बीजेपी लगातार टिप्स दे रही है, ताबड़तोड़ बैठक कर रही है, मंथन शिविर का आयोजन कर रही है। आम आदमी पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी राजीव चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आप सह प्रदेश प्रभारी ने कहा कि उत्तराखंड में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप की सीधी टक्कर रहेगी। साथ ही चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त है और अब जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होना जरूरी है। साथ ही आप सह प्रभारी ने कांग्रेस पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अंदरूनी कलह के चलते अब तक संगठन का विस्तार नहीं कर पाई है और ना ही अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है। सरकार है उससे जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है और जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जहां तक इस आने वाले चुनाव की बात हो रही है, ये बिल्कुल अब साफ हो चुका है कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह, अपनी अंदरूनी गुटबाजी के कारण आज तक न अपने संगठन का पूर्ण रूप से विस्तार कर पाई है। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पिछले 2 हफ्तों से पेंडिंग है। अगर आप एक इतने महत्वपूर्ण पद पर 2 हफ्ते से अगर एक नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो कांग्रेस की हालत क्या होगी, ये सब आप लोग अंदाजा लगते हैं। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया।
बैठक के दौरान उन्होंने अवस्थापना निधि द्वारा चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में पिछले 1 साल से सड़क ना बनने की वजह से सड़कों पर गड्ढे बढ़ गए हैं। साथ ही जहां सड़कें बनी भी है वहां पर नाली और पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी वह सड़कें बनाए पानी की निकासी सुनिश्चित करे। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट राजपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के निर्माण कार्य को अधिकारी कोरोना का बहाना बनाकर टाल रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 महीने के अंदर पार्क के निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। जी के द्वारा हम उसका शिलान्यास करवाएं। आज मैंने एमपी के सेक्रेटरी एक्सीएन वन अधिकारी को बुलाकर मुसरी विधानसभा के जितने भी विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। तो देखने में आया कि कोरोना काल की वजह से आज 1 साल से अधिक स्ट्रीट बने हुए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं, जिसकी वजह से जगह जगह बहुत गड्ढे बढ़ गए हैं और कहीं पे सड़कें बनाई तो नाली की व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। मैंने अधिकारी को आज निश्चित किया है कि जहाँ भी आप सड़क बनाएं पानी की निकासी सुनिश्चित करें। और इसी प्रकार जो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, जिसको अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना का बहाना लगाकर अधिकारी बार बार उसको कहते हैं कि टाइम लग रहा है। तो मैंने आज उनसे कहा कि आप 3 महीने के अंदर इसका काम पूरा करें और मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम उसका शिलान्यास करवाएं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग अव्वल रहा है। ये दावा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया है। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक फैकल्टी उच्च शिक्षा विभाग में है और 100% प्राचार्य कॉलेजेस में है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में सबसे अधिक रिक्त पद भरे गए हैं। इसमें 877 लोगों को लोक सेवा आयोग के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है। 1000 से अधिक संविदा के जरिए पद भरे गए हैं। धन सिंह ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश का ऐसा पहला विभाग है जिसने अपना बैकलॉग भरा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में 98% पूरी फैकल्टी है। इस 4.25 साल में उच्च शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक नौकरियां दी। लगभग 877 लोगों को हमने लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है और 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने संविदा पे, अंशकालिक व्यवस्था पे और जो हमारे दूसरी व्यवस्था है उन पे मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगाया है। और पहला विभाग उच्च शिक्षा विभाग है कि जिसने अपना बैकलॉग पूरा किया है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे विकलांग कोटा हो, चाहे जनजाति का कोटा हो, चाहे महिलाओं का कोटा हो। और आज 92% हम पे अस्थायी फैकल्टी है, 98% आज हम पे पूरी फैकल्टी है। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जिसके पास की सर्वाधिक फैकल्टी उच्च शिक्षा में है। 100% प्राचार्य हमारे कॉलेजों में है। तो सर्वाधिक अगर फैकल्टी देने का काम, स्वरोजगार देने का काम, रोजगार देने का काम अगर किसी विभाग ने किया है तो उच्च शिक्षा विभाग ने। वहीं राज्य सरकार ने एक बार फिर से 27 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसके बावजूद सरकार तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। हालांकि सरकार ने अब काफी छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने अब मैदान से पहाड़ के जिले में कोविड टेस्ट की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब दुकानें रात 7 बजे के बजाय 9 बजे बंद होगी। हवाई मार्ग से आने वाले में से दोनों डोज लगाने वालों को राहत दी जाएगी। वहीं साथ में वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोविड कर्फ्यू की मियाद 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसमें काफ़ी छूटें हम लोगों ने दी हैं। जिसमें सबसे विशेष छूट ये है कि जो राज्य में आवाजाही में मैदान से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए RT-PCR एंटीजन या
रैपिड टेस्ट का एक कंपल्सन था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के अंदर राज्यवासी बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। दूसरा, जो दुकानों का समय था, जो पूर्व में 8 बजे से 7 बजे तक का था, उसको 8 बजे से अब 9 बजे शाम तक करने का निर्णय लिया गया। उत्तरकाशी में बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी में हो रही लगातार बारिश से कल रात को लगातार मुस्टिक्स और टॉप में बादल फटा, जो कि 3 हिस्सों में जिसने अपने आप का रुद्र रूप अपना लिया। आपको बता दें कि पहले जो कि धानी तरफ सिरौर की तरफ आया, और दूसरा कांकड़री की तरफ, और तीसरा जिसके कारण कंकड़ी में आवासीय भवनों और खेती को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। 8-9 बजे के बीच में मांडो कंकराड़ी के ऊपर की तरफ काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति मांडो गांव में हुई है, प्लस जो कंकराड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी हुई है। हमारे कुछ रास्ते इस एरिया में बंद भी हो रखे हैं और अभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 लोगों की जान गई है अभी तक, जो हमको रिपोर्ट मिली है, और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। 2-3 घरों को क्षति भी हुई है। रास्ते खोलने का काम चल रहा है, बिजली आपूर्ति का काम आधा हो चुका है। पेयजल की लाइन में कुछ क्षति है, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं और राशन वितरित करा रहे हैं। सूबे के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने भी भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही बारिश से धाम में अलकनंदा नदी तो नीति घाटी में धौली गंगा और ऋषि गंगा भी प्रचंड प्रवाह से बह रही है। डोईवाला क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है, तो वही प्रशासन की टीम में भी लगातार हो रही बारिश को देखते हुए वो अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के किनारे रह रहे लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा तहसील प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और क्षेत्रों में नदियों के आसपास उन्हें तैनात कर दिया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आप लोग सावधानी जरूर बरतें। नदियों की स्थिति में बताना चाहूँगा आपको कि ये सुसवा नदी है, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। लगातार पानी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देहरादून और उससे ऊपर के क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, तो जिसका असर ये सुसवा में देखने को मिल रहा है आपको। देखिए लगातार पानी बढ़ रहा है, और पानी बढ़ने से ये जो देख रहे हैं सामने खेतों की जो कटान शुरू हो गया है खेतों का, तो यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी लोगों को होने लगा है। और क्योंकि आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार सतर्क भी हैं, अलर्ट मोड पर रखी गई हैं प्रशासन के द्वारा, तो लोगों से अपील यही की जा रही है कि जो लोग नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। एक तरफ जहां बारिश से जंगलों में रौनक और चारों तरफ हरियाली हो जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं वन्य जीव तस्करी का खतरा भी बढ़ जाता है और वन विभाग भी अलर्ट हो जाता है। बरसात में वन विभाग भी गश्ती दलों को सतर्क कर देता है और गश्ती दलों को बढ़ा दिया जाता है और ड्रोन कैमरे की मदद से भी जंगलों में निगरानी की जाती है। वहीं उधम सिंह नगर की सीमा से सटे पौड़ी जिले के कालागढ़ में हाथी कैंप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने इकट्ठा होकर गांव वालों को जागरूक किया है। फ्लाइंग गश्त है, जिसमें गांव वालों से हमारा परिचय और उनकी समस्या, हमारा गांव वालों की समस्या हमारे समस्या गांव वालों तक पहुँचाना है। और इसमें शक्ति प्रदर्शन इसका हमारे यहाँ से मीरापुर से होता है। उत्तराखंड में आज कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के साथ कई जिलों में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 20 तारीख को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। जो रेनफॉल एक्टिविटी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी चल रही है, खासकर गढ़वाल रीजन में हैवी वेरी हैवी रेन्स वो मिल रही हैं। इसी तरह कुमाऊं रीजन में भी जो है हैवी रेन या एका दुक्का जगह में वेरी हैवी भी वो भी मिली है। आगे भी जो अगर आज बात करें तो आज भी एक्टिविटी उसी तरह से रहने वाली है। पूरे प्रदेश में जहां हल्की से मध्यम बारिश जो है ज़्यादातर जगहों में मिलेगी, उसके साथ साथ जो हैवी वेरी हैवी रेन है वो भी एका दुक्का जगहों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने की संभावना है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून या हरिद्वार है, तो इसमें वेरी हैवी रेन्स है या एका दुक्का जगहों में एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी भी आज संभावना है। तो जो एक्टिविटी वो कंटिन्यूअस है, चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ों में है वहाँ पर भी लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो लोगों को बिल्कुल हिल्स में जो भी आवागमन कर रहे हैं या नदी नालों के किनारे जो रह रहे हैं या आवागमन ऐसे क्षेत्र में भी कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां काठ गोदाम रानीबाग पुल का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते हल्द्वानी से भीमताल और अल्मोड़ा जाने वाले वाहनों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। बारिश के चलते पुल के निर्माण कार्य में काफी देरी भी हो सकती है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे पुल का एक हिस्सा खतरे की जद में आ गया। लोग अब वहां से पैदल ही जा रहे हैं। पुल पर आवाजाही बंद करने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। गदरपुर थाना परिसर में एसडीएम विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में बकरीद के त्योहार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी ईद उल अजहा त्योहार को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर एसडीएम विवेक प्रकाश ने कहा कि आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें जल संस्थान, विद्युत विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और उनको व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा गया है। साथ ही ईद पर कुर्बानी से संबंधित किसी भी तरह के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न डालने की अपील की गई है। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि गदरपुर में आज थाना परिसर में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की बातचीत हुई है और सभी संप्रदाय के लोगों को आपसी त्योहार मिलजुल कर मनाने की अपील की गई है। आगामी बकरीद ईद उल अजहा के त्यौहार को देखते हुए यहाँ पर थाना परिसर में माननीय एसडीएम साहब और सीओ महोदय द्वारा मीटिंग ली गई है, जिसमें सारे विभाग के लोग मौजूद थे। त्यौहार को देखते हुए और कोविड-19 का फॉलो करते हुए हम लोगों को ये त्यौहार बनाना है। नमाज में जितने भी मस्जिदें हैं और ईदगाह है, सिर्फ 10 लोग की इजाज़त है और 10 लोगों से ज़्यादा हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। जो आगामी ईद का त्यौहार है, इसके संबंध में जो है आज बैठक बुलाई गई थी। विभिन्न धर्मों के लोग शांति प्रिय कमेटी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि हम थे सीओ साहब मैडम हैं, यहाँ पे हैं एसओ साहब हैं और यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन साहब भी हैं और तमाम लोग जो है विभिन्न धर्म समुदाय के लोग हैं। इसमें बैठक में किया गया कि जो आगामी त्यौहार आ रहा है ईद का, इसको शांति में मनाना है। कोविड की तीसरे ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और मस्जिदों में जो है नमाज अदबी अधिकतम जो है 10 लोग शामिल हो सकते हैं, इसमें पहले तो शामिल नहीं होंगे। इस दिशा में दिया गया है। साथ में बताया गया है जो नगर पालिका है क्षेत्र में, उसके लिए ईओ साहब बता दिया गया है कि साफ सफाई व्यवस्था रखेंगे उसको, और जो भी अवशेष व्यवस्था है कुर्बानी के बाद जो है उनका जो सही रूप से डिस्पोजल किया जाए, कोई जो समस्या न होने पाए। इस क्षेत्र में ये भी कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पर जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, अक्सर आज दिखने आता है, इसको भी गाइड किया जाए और अगर सूचना मिलती है तो तत्काल उसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाए। कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि प्रदेश का सबसे बड़ा दून अस्पताल, आपको बता दें, ब्लड को लेकर दर दर भटकता रहा, लेकिन कोई भी रक्तदान करने के लिए अस्पताल नहीं पहुंचा।
कोरोना काल में राजधानी देहरादून के ब्लड बैंक में ब्लड की इतनी कमी देखने को मिली कि थक हार के अधिकारियों को लोगों को ब्लड देने को भी इनकार करना पड़ा। अधिकारियों का मानना है कि ब्लड की कमी के चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास मात्र 5 यूनिट ब्लड ही रह गया था। हालांकि अभी स्थिति में सुधार है और नेहा बत्रा ने कहा है कि लोग कोरोना काल के चलते डर रहे थे, लेकिन अभी ब्लड की स्थिति ठीक है। अभी फिलहाल तो कोरोना की वजह से लोग डर रहे थे, है ना, लोग सामने नहीं आ रहे थे कि ब्लड भाई कोरोना वाला हॉस्पिटल है, कोविड पेशेंट्स हैं यहाँ पे, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, इसलिए लोग यहाँ पे टर्न आउट नहीं हो रहे थे। लेकिन फिलहाल जब अब कोरोना कंट्रोल में है और अब भाई पेशेंट्स कम हैं, स्थिति ठीक है, तो फिलहाल वॉलंटियर डोनेशन हम लोग इसको मोटिवेट करेंगे। फिलहाल हमारे पास 62 यूनिट्स ब्लड है स्टॉक में। तो ये हमने एक्चुअली थैलेसीमिया पेशेंट्स और सिवियर एनीमिक पेशेंट्स और ANC के जो पेशेंट्स होते हैं, एंटीनेटल केयर वाले, जो गायनी वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको हमें विदाउट रिप्लेसमेंट हमें ब्लड देना पड़ता है कि वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसलिए हमारे पास स्टॉक जो है कम हो जाता है। पिछले 1 साल में हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन के लिए लोग कम आते हैं, और क्योंकि जो है कोविड हॉस्पिटल बना था, इस वजह से मुझे लगता है कि यह भय का एक जो है लोगों में जो है भय था, इस वजह से लोग जो है यहाँ पर डोनेशन के लिए नहीं आते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी को बढ़ चढ़ कर के ब्लड डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए, और यहाँ पर समस्त जो है सुविधाएं, समस्त जो है सुरक्षा के उपाय हैं, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि कोविड हॉस्पिटल होने के बावजूद हमने कोविड मरीजों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है, और ब्लड बैंक एक अलग स्थान पर चिन्हित है। सावन महीने के पहले सोमवार को लेकर उर्गम घाटी के पंचम केदार भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर में जल अभिषेक करने आने वाले शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा गया। सुबह से झमाझम बारिश के बीच शिवधाम पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव में भोलेनाथ को जल चढ़ाने आने वाले उर्गम घाटी सहित जोशीमठ क्षेत्र के सैकड़ों शिव भक्तों की लंबी लाइन दोपहर तक देखने को मिली। बता दें कि कल्पेश्वर महादेव पंच केदारों में आखिरी केदार है, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है और ये धाम वर्ष भर खुला रहता है। आपको कैसा लगा चलो चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।